नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी क्यूआर पर। आज हम एनपीए के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। मान लो कोई बैंक है, उसने लोन दिया है और उस लोन पर 90 दिन तक 90 डेज तक ना तो कोई प्रिंसिपल वापस आता है, ना ही कोई इंटरेस्ट पेमेंट होता है। कोई भी किस्त वापस नहीं आती है। कितने दिन तक? 90 दिन तक। तो बैंक उसे एनपीए की लिस्ट में घोषित कर देती है, एनपीए की लिस्ट में शामिल कर देती है। ठीक है, तो उसे हम एनपीए कहते हैं। अब एनपीए की कैटेगरी कितनी है, यानी कितने टाइप्स का एनपीए होता है। तो एनपीए होता है 4 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए, लॉस एसेट्स, बैड डेब्ट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एनपीए कौन सा होता है? अगर कोई लोन है ना, वो एनपीए घोषित हो गया है। ठीक है, मान लो कि 31 दिसंबर 2020 को कोई लोन एनपीए घोषित हो गया, तो 31 दिसंबर 2021 से पहले तक, यानी कि 12 महीने से कम तक जो एनपीए है ना रहेगा, एनपीए तो वह सब स्टैंडर्ड एनपीए रहेगा। यानी कि अगर कोई एनपीए 12 महीने से कम तक एनपीए रहता है तो वह सब स्टैंडर्ड एनपीए है। ठीक है, और अगर कोई 12 महीने से अधिक रहेगा तो वह डाउटफुल एनपीए है। ठीक है, और जो लॉस एसेट्स है उसे किसे कहते हैं? अगर वह डाउटफुल एनपीए तो है ही, यानी कि वह मोर देन 12 मंथ्स है, लेकिन उसके अलावा उसको बैंक ने और ऑडिटर ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। ठीक है, बैंक और ऑडिटर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसे हम लॉस एसेट्स कहते हैं। और लेकिन अभी इसको रिटर्न ऑफ नहीं किया है। रिटर्न ऑफ क्या होता है? यानी बैलेंस शीट से अभी हटाया नहीं है इसे। ठीक है, तो इसे हम लॉस एसेट्स कहते हैं। अब बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं? इसे बैंक और ऑडिटर्स ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है और इसे बैलेंस शीट से हटा भी दिया है, यानी रिटर्न ऑफ भी कर दिया है। ठीक है, ये तीनों डाउटफुल एनपीए, लॉस एसेट्स, बैड डेब्ट्स, ये 12 मंथ से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इनका डिफरेंस ये है कि लॉस एसेट्स में आइडेंटिफाई भी होगा लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ नहीं होगा, और बैड डेब्ट्स में आइडेंटिफाई भी होगा और रिटर्न ऑफ भी होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, एनपीए के बढ़ने के पीछे क्या कारण है? जैसे कि अभी भारत में 11 से 12% एनपीए है, जिसमें जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका 5 से 6% के आसपास है, और जो फॉरेन बैंक्स हैं उनका 4% के आसपास है, और जो हमारी सरकारी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका 12-13%, 11-12% के आसपास रहता है। तो टोटल 9 से 10% के आसपास रहता है। और इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न आज नहीं है, इसका रीज़न 10 से 15 साल यानी 2005 से के बाद से ही चला आ रहा है कि उस समय जो हमने किया था उसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं। उस समय क्या हुआ था कि 2004-05 के समय हमारी इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ गति से हो रही थी। तो फिर बैंकों ने बहुत ज़्यादा लोन दिया, आरबीआई ने भी उन्हें उत्साहित किया, सरकार ने भी उन्हें उत्साहित किया, तो बैंकों ने ज़्यादा लोन दिया। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उससे जब वर्ल्ड जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत नीचे आ गई, एकदम ग्रोथ रुक गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम हो गई बाहर भी, देश में भी, तो उससे क्या हुआ? एक्सपोर्ट कम हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो गया तो उत्पादन कम हो गया। जब उत्पादन कम होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर वो लोन कैसे वापस करेंगे? जो कॉरपोरेट सेक्टर है, तो वो लोन वापस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए एनपीए बढ़ा। दूसरा रीज़न क्या हुआ कि 2009, 10, 11 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के कोल सेक्टर को, माइनिंग सेक्टर वगैरह को लेकर कुछ डिसीजंस आए, जिनकी वजह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उन्हें रोकना पड़ा, तो उनकी वजह से एनपीए बढ़ा। और 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना हुई, तो वो उसने भी सख्त रवैया अपनाया, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े, तो उनकी वजह से भी एनपीए बढ़ा। ठीक है, और भारत में जो पर्यावरणीय जो अनुमति लेनी होती है उसमें भी देरी हो रही थी। जुडिशरी भी कोई भी धरना लेके बैठ रहा था उस समय। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि वो कोर्ट में जा रहा था मामला,
तो उससे प्रोजेक्ट्स में के इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही थी, तो उससे उनका जो लागत है वो भी बढ़ रही थी और बैंकों को भी लोन वापस नहीं हो पा रहा था। तो ये एक टिन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट भी ख़राब हो गई और जो बैंक है जिसने लोन दिया है उसकी भी बैलेंस शीट ख़राब हो गई। तो दूसरा ये पॉलिसी पैरालाइसिस है ना, ये 2010 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी तब तो बहुत ज़्यादा रहा था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, गवर्नमेंट सबका योगदान था, किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। और तीसरा रीज़न क्या है कि तीसरा रीज़न ये है कि उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जब अगर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा तो वो जब कुछ लोन में क्या होता है कि उनमें बार बार डिसाइड किया जाता है हर साल कि इंटरेस्ट रेट्स को वैसे बढ़ाएंगे, तो उससे क्या हुआ कि वो ब्याज था ना वो वैसे ही वापस नहीं कर पा रहे थे और इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने से तो उन्हें और प्रॉब्लम हो गई, तो फिर और एनपीए बढ़ा। और चौथा रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि एक बिल फॉल डिफॉल्टर होता है, यानी कि जो दे सकता है उसकी क्षमता है लोन को वापस करने की, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा है कि सब नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। और जो कुछ ये डिफ़ॉल्टर थे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी ना, उन्होंने जो नेता वगैरह थे ना, जो बैंकों के अफसर वगैरह थे, उनसे साठ गांठ करके उनको ज़्यादा लोन दिए। ठीक है, और लोन को पटाने के लिए और लोन दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एनपीए का एक पूरे तरह से पहाड़ सा बनता गया, यानी कि पूरी तरफ से करप्शन चल रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई सुपरविज़न नहीं है। ठीक है, सब कुछ मतलब पूरी तरह से सिस्टम एक तरह से फैलसा हो गया है। तो जब नेता, अफसर और कॉरपोरेट सेक्टर की साँठ-गाँठ हो जाए तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी तो सब कुछ गड़बड़ हो गया और वो एनपीए बहुत तेज़ गति से 2011, 12, 13 के आसपास बहुत तेज़ गति से पड़ा। ठीक है, और उसके बाद भी फिर क्या हुआ, जब एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक फैसले लिए, नोटबंदी, ठीक है, जीएसटी। तो इनसे क्या हुआ कि जो एमएसएमई सेक्टर था, जो सूक्ष्म मध्यम उद्योग, उन्होंने जो लोन ले रखे थे तो उनको भी दिक्कत हुई रीपेमेंट करने में। ठीक है, तो उससे और एनपीए बढ़ा। और अभी तो हम देख ही पा रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया है, सभी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया है। गवर्नमेंट ने खुद बोला है सभी बैंकों से, आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट्स कम ला के बोला है कि पैसा दो। तो अभी आरबीआई का जो एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया उन्होंने कि सितंबर 2021 या 2022 के आसपास अपना जो एनपीए है वो और अधिक बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग वापस नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजंस रहे हैं। और अब देखते हैं कि आरबीआई ने या सरकार ने कौन कौन से एक्ट पास किए हैं या कौन कौन से टूल्स अपनाए हैं जिनके माध्यम से वो है एनपीए को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो कर नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा सरफेसी एक्ट है ना 2002, उसके अंतर्गत जो लोन को वापस लाने से रिलेटेड जो रूल्स वगैरह हैं ना वो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 2013 में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये डेप्ट है, ये नहीं लिख पाया है, यानी कि जो हमारा जो लोन दिया हुआ है उसको वापस लाने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई, जिससे कि कोर्ट में मामला ना जाए, ट्रिब्यूनल में तेज़ गति से उसका निपटारा हो जाए, मतलब कोई ना कोई निगोशिएशन हो जाए बैंक और जो कॉरपोरेट सेक्टर है या जिसने भी लोन लिया है। और दूसरा है मिशन इंद्रधनुष, इसके तहत गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बनाया है 4R 4I वगैरह, तो कौन कौन से कैसे कैसे लोन को वापस लाना है तेज़ गति से, कैसे ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कैसे सुपरविज़न रखना है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से गवर्नमेंट एनपीए को कम करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा है एसेट क्वालिटी रिव्यू, इसके माध्यम से क्या होता है कि बैंकों को स्पेशली बोल रखा है आरबीआई ने कि जो आपने लोन दिया है, जो आपका एसेट है
उसका रिव्यू करते रहिए बार बार के, मतलब कहीं ऐसे तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत करने वाला है, तो उस पर फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सख्त तरीके से उनका डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। उन्हें बार बार लोन नहीं देना है और थोड़ा रुकना है, पहले उस लोन को वापस आने देना है, कोलेटरल रखना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ना इसमें, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। यानी कि अगर कोई लोन फंस गया है तो कोई कॉरपोरेट सेक्टर वाला है, अगर नीरव मोदी जी अगर वो अपना जो है जो लेके भाग गए हैं और नहीं दे रहे हैं, तो जो उनकी इंडिया में संपत्ति है, विदेश में संपत्ति है, उसको कैसे लेंगे, ठीक है। और क्यों, मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएगा। तो इसको लेके जो आईबीसी है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसको गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से बनाया और इसके माध्यम से एनपीए को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सका है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, एआरसी। इनमें क्या होता है कि जो एक कंपनी होती है उसके माध्यम से उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, वो पूरा जिम्मा लेती है उस लोन को वापस लाने का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी की जो देरी से बचने के लिए ट्रिब्यूनल के अलावा लोक अदालत की भी स्थापना की गई है। और अभी 2021 के जो हमारा बजट आया है उसमें एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं। यानी कि जो सारी बैंक्स हैं ना, उनका जितना भी जो एनपीए है ना, वो किसी एक बैंक को दिया जाएगा। यानी कि कोई किसी एक बैड बैंक की स्थापना की जाएगी, सरकार करेगी, ठीक है। वो है बैड बैंक सबका एनपीए खरीदेगी। यानी कि मान के चलो 10 लाख का है एसबीआई का, एक अमाउंट मान के चलो, और 10 लाख फंसे हुए हैं एसबीआई के, तो वो बैड बैंक क्या करेगी, एसबीआई से बोलेगी तुम हटो, तुम्हें हम 5 लाख देते हैं, 10 लाख वो हम लेंगे, 5 लाख लेंगे या 6 लाख लेंगे, 7 लाख लेंगे, या घाटा होगा वो हम देखेंगे। आपका जो 10 लाख है वैसे भी निकल नहीं रहा है, आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है, इसलिए हमें तुम दो 5 लाख में, और अपना 5 लाख अभी पकड़ो, अपना काम चलाओ और लोन दो, और आप इस झंझट से हटो और आप दूसरे कामों पे फोकस करो, ठीक है। तो ये बैड बैंक क्या करेगी, सभी बैंकों के जो एनपीए उन्हें खरीद लेगी। यह बैड बैंक इसका नाम है, लेकिन यह बैड नहीं है, यह अच्छी है, क्योंकि ये एनपीए को खरीद रही है और बैंकों को चिंता मुक्त कर रही है। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर दोस्तों, और थैंक यू फॉर वाचिंग।